नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के कारण देश पूरी तरह ठप है। मजदूर पैदल घर लौटने को मजबूर हैं। किसानों की हालत खस्ता है। तो वही सरकार ठप पड़े हुए कारोबार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में लगी है, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज की किस्त का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की, जिनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स और हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी थी। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने दूसरी किस्त का ब्यौरा देते हुए समाज के आखिरी तबके तक लोगों की मदद पहुंचाने का दावा किया था। पैदल अपने घरों की ओर जाते हुए प्रवासी मजदूरों की तस्वीर देखकर हर भारतीय को दुख पहुंच रहा है, और ऐसे में वित्त मंत्री ने पैकेज में इन प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आज 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करेंगी। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ों में मजदूरों को क्या मिला, ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मुफ्त अनाज। अनाज बांटने पर केंद्र 3,500 करोड़ रुपए आपको बता दें कि खर्च करेगा। साथ ही साथ अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा होगी, जिससे कोई भी श्रमिक, कोई भी मजदूर कहीं से भी अपना राशन ले सके, और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल भी दिया जाएगा। तो वही साथ ही साथ 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं होगी, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसे भी राशन मिलेगा। रेहड़ी पटरी वालों को यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। तो वही 37 लाख छोटे कामगारों को कर्ज के ब्याज पर छूट मिलेगी, बड़ी घोषणा। नाबार्ड से किसानों को 30,000 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी। तो वही साथ ही साथ 2.5 करोड़ किसानों के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की योजना भी बनाई गई है। 3 करोड़ किसानों के लोन की किस्तों में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई की गई। तो आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश के किसानों की फल एवं सब्जियां बर्बाद हो गई, तो दूध और अन्य फसलों गेहूं, चना, सरसों आदि को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन ऐसा लगता है कि किसान शायद सरकार से खुश नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि राहत के नाम पर सरकार लोन बांट रही है, इससे किसान आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। तो वहीं इस पर बात करने के लिए जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया। पहली किस्त में छोटे कामगारों यानी कि एमएसएमई के लिए राहत बांटी गई, तो वहीं दूसरी किस्त में प्रमुख ध्यान दिया गया कृषि के ऊपर, किसानों के ऊपर और उन श्रमिकों, उन ठेड़े थड़ी वालों के ऊपर जिनके काम धंधे इस लॉकडाउन के चलते बंद हो गए। क्या कहेंगे रमेश जी? उमंग जी, सही बात तो ये है कि किसानों को जो कल राहत की घोषणा की गई है, कई किसान नेताओं ने इसको सिर्फ और सिर्फ जो है कहना चाहिए कि आंकड़ों का मायाजाल बताया, जिसमें किसान फंस करके रह जाएगा और उसको असली राहत नहीं मिल पाएगी। पहला। दूसरा ये कि उनका ये भी कहना था कि किसानों के पास में जो अनाज पड़ा है उसका सरकार किस तरह से खरीद व्यवस्था को मजबूत करे, क्योंकि जब तक वो जो अनाज जो है वो सरकारी भंडारों तक नहीं पहुंचेगा, मतलब कि जो सरकार
की खरीदारी की पुख्ता व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक वास्तव में जो पैसा है वो किसान की जेब में नहीं जाएगा। उपज तो उसने कर ली, लेकिन वह बाजार में जो है औने पौने दाम पर जो बेचता है और उसकी जो लागत का जो मूल्य है वो नहीं निकल पाता। लिहाजा अगर 100 रुपए की चीज़ है और वो अगर 40-50 रुपए में बेच रहा है तो उल्टा उसको नुकसान ही हो रहा है। जो किसान ने अपनी उत्पादन लागत में जो पैसा खर्च किया है वह भी पैसा उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इनका ये कहना है कि ये जो घोषणाएं जो कल सीतारमण ने की है वह केवल और केवल जो है आंकड़ों का मायाजाल है और शब्द जाल है, जिससे किसानों को सीधा कोई वास्ता नहीं है, फायदा नहीं है। दूसरा कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर लोन दे रहे हैं तो लोन के कर्ज में जो एक चक्र दुष्चक्र जो घूम जाता है उसमें वो फंस करके रह जाता है, लोन भी वापस उनको रीपे करना होता है। तो जो आप लोन लेंगे वह वापस आपको रीपे करना पड़ेगा, लेकिन वो पहले से ही अगर किसानों के ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है और वो कर्ज के अंदर रहते हुए फिर कर्ज की अगर बात करता है तो ये ऐसा दुष्चक्र है जिसमें कि वो फंस जाते हैं और बाहर निकलने का उनका कोई रास्ता नहीं होता। लिहाजा ये जो घोषणाएं हैं वो उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो ये एक मायाजाल और शब्दजाल के अलावा कुछ नहीं है। ये तो हुआ उनका आरोप की बात। दूसरा कि सरकार अपनी तरफ से जो लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थितियां उभर करके सामने आई है और कोरोना काल के दौरान जो अर्थतंत्र को जो एक रुकावट सी पैदा हुई है जिसमें किसान भी प्रभावित हुए और एमएसएमई सेक्टर भी प्रभावित हुआ। तो परसों जो उन्होंने जो घोषणाएं की थी एमएसएमई सेक्टर को लेकर के और कल जो उन्होंने घोषणाएं की है किसानों को लेकर के, अगर इसको संपूर्ण रूप से में देखा जाए तो यह एक जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाला मामला है कि आज तात्कालिक जो जरूरत है वह तो आपको राहत मिल जाएगी, थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन इसका जो लंबा जो प्रभाव है वो आने वाले वक्त में मिलेगा। आपकी अगर किस्तें माफ़ हो रही है तो 2-3 महीने बाद में आपको वापस जो किस्तों के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा। दूसरा कि आशंकाएं बहुत सारी इसमें यह भी है कि लाल फीताशाही अगर बात करें तो लोन अगर लेने को आप जाओगे बैंकों में तो बैंकों में लोन लेने की और देने की जो प्रक्रिया है वह इतनी आसान नहीं है जितनी कि जो है आप क्या कहना चाहिए उसको एसी कमरों में बैठ करके घोषणाएं करते हो। वास्तविक रूप में जब किसान बैंक तक पहुंचता है और उसके अंदर की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल होती है। लिहाजा एक तो यह होगा। दूसरा कि राजीव गांधी की बात याद आती है कि 100 रुपए जब हम बेचते हैं दिल्ली से और 15 पैसा जो है लोगों तक पहुंच पाता है, इसके मैकेनिज्म को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। ये जो लीकेज बीच में हो रही है उस लीकेज को कैसे आप दूर करोगे। आप घोषणाएं बहुत कर देते हैं, सरकारें अपनी तरफ से जो है नियमों और प्रक्रियाओं के तहत घोषणाएं करती है, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो वास्तविक दिक्कत लेने वाले को ही आता। आप 10,000 रुपये जो ठेले मजदूर वालों को जो आप लोन की बात कर रहे हो वो कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, किसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि ठेला लगाने वाला कौन है, किस तरह की वो जो है बिजनेस करता है। आपने लोन भी दे दिया तो रीपेमेंट की व्यवस्था क्या होगी। सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि आप सरकारें लोन तो लगातार देती जाती है लेकिन रीपेमेंट कैसे होगा। तो जो लोन देने वाला जो अधिकारी है बैंक वाला वो अपने हाथ काट के क्यों देगा, किस तरह से देगा, जब तक कि उस लोन की रिकवरी की पुख्ता व्यवस्था नहीं होगी। हमने भी देखा है कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति लोन लेकर के जब देश छोड़ करके भाग जाते हैं और उनका जो पैसा वापस वसूलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है और बहुत साल लग जाते हैं, तब तक पैसा ना तो आता है ना कोई जाता है और जबानी जमा खर्च में इधर उधर राइट ऑफ कर वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें सरकार अपनी तरफ से पूरा, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उस तक वो कैसे पहुंचेगा और उस ज़रूरतमंद के खाते में पहुंचने के बाद में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। 10,000 रुपये आप जो रेडी वाले को ठेले वाले को दे रहे हो, वो ठेले वाला जो 10,000 का 15,000 20,000 30,000 रुपये कैसे कन्वर्ट करेगा उसको, क्योंकि वो जो चक्र है वो उसको आपको बदलना नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है।
तो आप पैसा दे रहे हो, सरकार अपनी तरफ से झोली खोल कर के उन्होंने रख दी है, लेकिन उस झोली में इतने छेद है कि वो पैसे रिश्ते रिश्ते कहाँ जाएगा कोई अता पता नहीं है। इसीलिए जो 20 लाख करोड़ की जो बात करते हैं तो इन 2-3 दिनों में काफी कुछ सुनने में भी आया है कि पुरोहित जी माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या यही वो कारण है कि जो भी लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हैं, सरकार ने आंकड़े तो गिना दिए लेकिन जमीनी स्तर पर किसको फायदा पहुंचेगा या पहुंचा है वो शायद सरकार को भी नहीं पता। यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये कह रहा है कि 67 करोड़ जो है गरीब लोगों को इसका फायदा होगा, कैसे होगा आपको बताओ ना। राशन कार्ड कहां पे है, राशन कार्ड का यूटिलाइजेशन कैसे है, क्या पता नहीं है कि फर्जी राशन कार्ड भी बाजार में लोगों के पास में उपलब्ध है, सब कुछ जानते हैं वो लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार अपनी तरफ से जो है गरीबी हटाओ के कारण, जो है गरीबी हटाओ के तरीके में काफी कुछ प्रयास करती है, लेकिन एक्चुअली उसका जो रिजल्ट है, अब लगातार ये जो योजना है, इस तरह की योजनाएं आती है, वह हम 70 साल से सुनते आए हैं कि गरीबी हटाओ के, 70 के दशक में भी गरीबी हटाओ के नाम पर जो है योजनाएं चलाई गई, लेकिन वो गरीब वहीं का वहीं खड़ा रहा। कौन सी गरीबी हटी? ठेली रेहड़े वाले या दुकानदार जो छोटे हैं वो आज भी लोन लेने के लिए या इधर उधर जो है भटकते रहते हैं और उनको जो है लोन सही तरीके से मिल नहीं पाता। तो आपका ये कहना कि सरकारें जो है अपनी तरफ से, ठीक है उनका काम है ये करना, लेकिन वास्तविक रूप से मॉनिटरिंग जब तक पुख्ता नहीं होगी तब तक आप ये क्या उस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि हाँ वास्तव में जो है गरीबी दूर आ रही है, लोगों को जो है आसानी से पैसा मिल रहा है, या वो लोग जो है इन योजनाओं का फायदा उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तकलीफें दूर हो रही है, उनका बिल्कुल पुरोहित जी आपने सही कहा कि वास्तव में 70 के दशक से, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 70 साल से भी अधिक का समय हो गया है, पहले भी कई ऐसे नारे चले हैं गरीबी हटाओ, लेकिन देखा अगर जाए तो गरीबी तो हट नहीं रही है, लेकिन गरीबी हटाने के नाम पे कई तरह की घोषणाएं हर 5 साल में हो जाती हैं और जो योजनाओं का जो बखान किया जाता है वो असली जगह तक, या फिर हम कह सकते हैं कि जमीनी स्तर तक वो नहीं पहुंच पाती। खैर, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ शेखर जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। शेखर जी, जिस प्रकार से बात की जा रही है, कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य तौर पर कृषि और थड़ी ठेले वालों के लिए जो योजनाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया, अगर पहले भाषण की ओर गौर किया जाए जो उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए किया था और दूसरे की ओर अगर देखें तो दोनों में काफी अंतर देखा जा रहा है। जहां एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी कुछ पुख्ता चीजें की गई और भविष्य में क्या किया जाना है उसके बारे में भी बात की गई, और कुछ हद तक जो छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, लघु कुटीर उद्योग वाले हैं, वो थोड़े खुश दिखाई दिए। लेकिन अगर कृषि सेक्टर के लिए जो बात कल वित्त मंत्री ने कही और थड़ी ठेले वालों की बात कही, जैसे अभी रमेश जी ने बताया कि आप चिन्हित कैसे करेंगे थड़ी ठेले वालों को, तो ये सब देखकर आपको क्या लगता है कि कल की जो योजनाएं हैं उसे और ज्यादा पुख्ता होना चाहिए था? सरकार अपनी योजनाएं जो बनाती है वो आमतौर पर पुख्ता करके ही बनाती है। अब सवाल इस बात का है कि लोग उसको देखते किस किस तरीके से हैं। जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी को अगर किसी ने पीछे से देखा है तो वो उसका वर्णन उस तरह से करेगा, हाथी को जिसने आगे से देखा है वो उसको उस तरह से बताएगा कि भाई उसके एक सूंड होती है, 2 कान होते हैं, आगे 2 पैर होते हैं। जो पीछे से देख रहा है वो बताएगा भाई एक पूंछ है, 2 पैर हैं। तो इसी तरीके से जो दाहिने और बाएं से देख रहा है वो अपनी अपनी तरह से उसका विश्लेषण करेगा। अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि हिंदुस्तान में जो जनता है वो कई स्तरों में बटी हुई है। एक बिल्कुल एलीट क्लास है जो फ्लाइट से चलता है, सुबह दिल्ली, शाम को मुंबई, फिर पता चला कि किसी समय शिकागो, किसी समय न्यूयॉर्क, ये उसका डेली रूटीन है। एक आदमी ऐसा भी है इस हिंदुस्तान में जिसका जीवन बीत गया, उसने रेलगाड़ी नहीं देखी है। ये डिफरेंस है इस 130 करोड़ के हिंदुस्तान में आम आदमी का। आप इस बात को समझ लीजिए, जिस देश में लोगों को आज ये बताने की जरूरत पड़ती है कि अगर बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है,
तो उसके लिए आपके घर में एक बाथरूम होना चाहिए जी। और बाथरूम होना चाहिए तो उसके पैसे भी सरकार देती है और सरकार पैसे दे करके उसको बनवाती है, वापस रिपोर्ट मंगाती है, प्रधानों की ड्यूटी लगती है। अब आप समझ लीजिए कि ये स्थिति जिस देश की, वहां पर एक एक इंच जब आप आगे बढ़ेंगे, कोरोना जैसी महामारी से आप उबरने की कोशिश करेंगे, तो किस तरीके से सरकार और किस तरीके से जनता, कैसे उसकी स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने जो बातें कल कही हैं, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, किसान, इनके लिए जो बातें कही गई हैं, जिस तरीके से पैकेज का ऐलान किया गया, इसको बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। रेहड़ी पटरी वाला, आप सुबह सब्जी मंडी जाइए, सब्जी मंडी में 5 रुपए टका पर सुबह पैसा उठता है। सब्जी आने से पहले 100 रुपए पर 102 रुपए या 105 रुपए उस आड़ती को वापस करने होते हैं जो वो साहूकार से लेके आया। ये सिस्टम है, किसी भी सब्जी मंडी में सिस्टम होता है। लोगों के पास पैसा आ गया, वो 1-1.5 लाख रुपए की सुबह सब्जी खरीद करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो उसी 1-1.5 लाख रुपए से 1.25-2 लाख रुपए पैदा करते हैं। और फिर वो फुटकर ठेले वाला जाता है, शहर में फेरी लगाता है और घूम करके उसको बेचता है। वो 10,000-5,000 रुपए की सब्जी लेता है। एक पान वाले की दुकान पर आप क्या समझते हैं, एक पान वाले की दुकान पर वो कितने रुपए का माल भरे रखा होता है? अंदाजा नहीं होगा आपको। 20-20 लाख रुपए का सामान एक पान की दुकान में होता है, वो जो छोटी सी गुमटी होती है। आप कल्पना कीजिए कि 300 रुपए की एक डिब्बी आती है, एक सिगरेट का पैकेट आता है, इसमें 20 सिगरेट होती है। उसके पास 28 से 30 वैरायटी होती है। और जब वो सप्लाई करने वाला साइकिल या मोटरसाइकिल पर आता है, उससे वो जब माल खरीदता है तो एक डिब्बी नहीं खरीदता, वो 5 डिब्बी, 10 डिब्बी, और उसमें भी फलानी वाली दे दो, ये वाली दे दो, वो वाली दे दो। मतलब उसकी दुकान पर 28 से 30 किस्म की सिगरेट रहती, 30 से 40 किस्म के मसाले, पान मसाले रहते हैं, गुटके रहते हैं। मैं इस बात का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए सबसे छोटी इकाई है, आप छोड़ दीजिए बाकी चीजों को। उसके बाद वो पान वाला आता है डोली लेके, कत्थे वाला आता है, लौंग इलायची वाला आता है। एक पान की दुकान जो छोटी सी दिखाई देती है, उस दुकान में 1500 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का माल भरा होता है। एक ही सड़क पर ये दुकानें आपको मिल जाएंगी, किसी भी शहर में, किसी भी नुक्कड़ पे। एक चीज, अब अगर उसको धंधा आगे बढ़ाना है तो वो कहां जाएगा? फर्ज कीजिए कि आप पान खाते हैं या मैं पान खाता हूं। मैं जब दुकान पे जाता हूं तो वो कहता है कि भैया ऐसा करो, जरा 2000 रुपए हमें दे दो, थोड़ा सा माल भर लें। वो 2000 रुपए अगर उसको बैंक दे रहा है तो बदले में वो खुशी खुशी स्वाभिमान के साथ उसको जाकर के 2200 रुपया या 2500 रुपया, जो भी उसका ब्याज बनेगा, वो वापस कर देगा। हमसे मांगेगा, हम उससे ब्याज भी नहीं लेंगे, और वो आज तो मांग लेगा, कल हो सकता है ना मांगे, वो धंधा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो ये इकोनॉमी में जो रोलर हैं ये, आप काम करेंगे तो आपकी तलब मिटाने के लिए वो पान वाला भी धंधा कर रहा है। आप हो सकता है कि घर में इन्वर्टर लगाए हो, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी मोमबत्ती और डिबरी जलती है, वो माचिस का पैकेट, जिसे देखे जमाना हो गया होगा लोगों को। ये चीजें एसेंशियल्स हैं और छोटी छोटी दुकानों पे मिलती हैं। उनको भी लोन चाहिए, वो भी स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। तो मोदी सरकार इसी बात को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि उठो, जागो, प्राप्त करो और इस देश का निर्माण करो। ये चीजें हमें समझनी होंगी। अब आइए, आप जिस तरीके, मैंने पान वाले का जिक्र किया जी, मैंने सब्जी मंडी का जिक्र किया, इसी तरीके से आप आ जाइए, सड़क के किनारे आपको देखने को मिलता है बहुत सारे लोग कपड़े के वो जी। ये कहां से आता है साहब? ये एमएसएमई वाला है जो 10-10 रुपए का मोजा बना रहा है, 20 रुपए जोड़ी मोजा बना रहा है, और वो उसको थोक में बेच रहा है। उसकी लागत होगी 5 रुपए 7 रुपए, वो थोक वाले को दे रहा होगा 5-7 रुपए में, और थोक वाला उसको 10-5 रुपए के मार्जिन के साथ रिटेलर को दे रहा है, और हम और आप जाकर के उस ठेले पर से अगर वो मोजा लेते हैं तो 20 रुपए का। तो ये है एमएसएमई सेक्टर, जिसका पहले दिन जिक्र हुआ। और कल वो ठेले वाला जो 10,000 रुपए का माल उठाता था तो 15,000 रुपए का माल उठाए। ये किया है वित्त मंत्री ने, ये किया है मोदी सरकार ने। इस बात को समझने की जरूरत है। केवल गारंटी इस बात की नहीं होती कि आप पैसा वापस कैसे करेंगे, अरे सवाल इस बात का है कि आप स्वाभिमान से जीना चाहते हैं या नहीं। और उमंग, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, दिल्ली और मुंबई से, राजस्थान से, आपके पड़ोसी राज्य गुजरात से जो मजदूर वापस चले गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या जो भी उनका राज्य, छत्तीसगढ़, जो भी उनका राज्य था,
आपको क्या लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने या अगले 15-20 दिन में अगर कोई कंपनी फैक्ट्री खुल जाती है तो वो तुरंत चले आएंगे? अरे वो आएंगे कैसे? बड़ी मुश्किल से 50 दिन बाद तो अपने घर पहुंचे हैं, जान का जोखिम है, उनको भी अपनी जान प्यारी है, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल शिखर, इस बात पे एक बात भी याद आती है कि तो हमारे ही चैनल के माध्यम से हमने इस पर एक खबर भी चलाई थी। इन्हीं प्रवासी मजदूरों से जो सड़क मार्ग से जा रहे हैं उनसे जो बात हमने की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कम से कम आने वाले 1.5 या 2 साल तक तो हम वापस नहीं लौटने वाले। मैंने आपको बताया कि वो 1.5 या 2 साल, अब सवाल इस बात का है कि वो 1.5 या 2 साल करेंगे क्या? जी, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 15-20 दिनों में 2-3 काम किए। देखिए, जो हमारे यहां बहुत ही निचला तबका है, जिसमें जो बेघर है, आप उसको कह लीजिए, उसके पास कोई जरिया नहीं, उसको कच्चा राशन दिया जा रहा है और पका हुआ खाने का पैकेट भी दिया जा रहा है। ये 3 टाइम की व्यवस्था सरकार ने की है। हो सकता है किसी को ना मिल रहा हो, ऐसे भी लोग हैं जिन तक सरकार हो सकता है नहीं पहुंच पा रही हो या समाज सेवी ना पहुंच पा रहे हो। उनकी दरकार है कि उन तक लोग पहुंचे और कोशिश सरकार की होनी चाहिए, नगर निगम या जो भी लोग लगे हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो पहुंचे। इसके बाद जो गांव पहुंच, क्वारंटाइन किया गया स्कूल के, गांव के बाहरी स्कूल में या उनके घर में, और उसके बाद उनसे कहा गया है कि हम आपको मनरेगा के तहत काम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा ऐसे काम चालू कर दिए गए हैं जो ग्रामीण स्तर के हैं। मसलन रोड बनाना है, नहर खोदना है, तालाब बनाना है, सड़क बनाना है, वगैरह वगैरह। तो मनरेगा के तहत उन लोगों को काम मिलेगा। मनरेगा के तहत 150, 200, 300 जो भी मजदूरी तय होती है उसके हिसाब से उनको भुगतान होगा, यानी उनके गांव में, उनके घर में उनको वो काम मिलने जा रहा है। एक चीज। अब उसके बाद अगर ये सेक्टर बढ़ जाएगा, जिसमें परचूने की दुकान है, जिसमें मोमबत्ती बनाने का बिजनेस है, जिसमें सैनिटाइजर बनाने का बिजनेस है जी, अगर लोगों ने समझ, आपको उमंग पता नहीं होगा, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले घर घर फिनाइल बनाने का काम होता था जी, कच्चे साबुन बनाने का काम होता था जिससे कपड़े धुले जाते थे। तो ये ऐसे काम थे जो कुटीर उद्योग के रूप में बहुत फले फूले। फिर बाद में ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, बहुत सस्ते सस्ते दाम पर उनको बेचा जाने लगा। ये सब चीजें जो हैं एकदम विलुप्त सी हो गई। डिंपल कपाड़िया मोमबत्ती बनाने का धंधा करती हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ा उनके पास अपनी पूंजी है, लेकिन अगर आप उनके बिजनेस शेड्यूल पे जाएंगे तो वो मोमबत्ती बनाने का काम करती हैं। तो मोमबत्ती बनाना एक कुटीर उद्योग है, आप और हम भी कर सकते हैं, लेकिन उस बात की हिम्मत जुटा पाएंगे क्या? सरकार से लोन ले करके और उस चीज को वापस डिलीवर कर पाएंगे क्या? अब टिश्यूज का बिजनेस बढ़ेगा, टिश्यू नैपकिन पेपर जिसे कहते हैं जी, ग्लव्स का बिजनेस बढ़ेगा। तो मुद्दा यह है कि इसको बनाने के लिए कोई अमेरिकी या जापानी नहीं आएगा, इसको कोई हमारे गांव का राम खिलावन अचानक उठेगा और कहेगा हम जा रहे हैं सरकार से लोन ले, और लोन लेबे और उसके बाद देखो हम कैसा माल बनाए थे, सरकारें कह रही कि हम अपन माल बिकवाए देबे। तो जब इस तरीके की बातें होंगी ना, तो आप यकीन मानिए कि ये एक अपनी तरह का अद्भुत परिवर्तन होगा जी। और मैं इसको पॉजिटिव नोट पर इसलिए कह रहा हूं कि नकारात्मक विचार लाने का कुछ नहीं है, जो कुछ था वो खो चुके हैं। अब तो उठो, जागो और प्राप्त करो वाली स्थिति में बैठा हुआ है। शेखर, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में और वित्त मंत्री ने इन दोनों ही दिन अपनी घोषणाएं करते समय बोला था कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान के तहत, जो आत्मनिर्भर जो शब्द है, अभी आपने जो उदाहरण दिया कि एक गांव का राम खिलावन उठ के जाएगा लोन लेने की, हम लोन लेने जा रहे हैं और हम कुछ भी वो काम करें, हम ये काम करेंगे, जब ऐसा होगा तब सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की बात और वित्त मंत्री ने जो कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान, तब सही मायने में हम इस अभियान की जो वास्तविकता है उस तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं, रमेश पुरोहित जी जयपुर राजस्थान से जुड़े और शेखर आनंद त्रिवेदी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।